बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। रॉबर्ट की तारीफ लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल बात होगी, मुख्तसरन इतना कि वो मर्दाना वजाहत का ऐसा नमूना था जिसकी मिसाल शायद ही मिले। सिन्फ़े नासिक तो अलग, उसके हम सिन्फ़ भी उसे देखकर अपने दिलों की धड़कनें साकित महसूस करते। बिलाशुबा ऐसे हसीन व जमील मर्द कम ही नजर आते हैं, जबकि लिंडा तो पहली नज़र में ही उस पर मर मिटी थी। उसकी और रॉबर्ट की पहली मुलाकात ड्रामाई अंदाज में हुई थी। वो अपनी बीमार दादी को देखने उनके कस्बे में आई थी और अपने शहर रवाना होना चाहती थी। तुम्हें हॉस्टल पहुंचते रात गहरी हो जाएगी और दरमियान का रास्ता सुनसान है, बेशक सुबह होते ही निकल जाना, बूढ़े दादी ने उसे कहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता दादी, मुझे सुबह 8 बजे दफ्तर पहुंचना है, बॉस के साथ एक अहम मीटिंग में शिरकत करनी है। लिंडा ने वॉल क्लॉक की तरफ देखा जो रात के 10:15 बजे की खबर दे रही थी और अपने हैंडबैग से कार की चाबी निकालती हुई बोली, देर हो रही है, मुझे अब निकलना चाहिए। उसकी बूढ़ी दादी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। उनके गले में बाहें डाली, अपना दाएं गाल उनके बाएं रुखसार से छूती हुई कहने लगी, मैं छोटी या नासमझ बच्ची नहीं हूँ दादी, जो आप लोग यूं खौफजदा हो रहे हैं। मुझे अपनी हिफाजत करना आती है और हाँ, हॉस्टल में पहुंचते ही अपनी खैरियत की इत्तला कर दूंगी। बस आप अपना फ़ोन इंगेज मत रखिएगा। अच्छा, अब खुदा हाफिज। वो इन दोनों को हाथ हिलाती वहां से निकल गई थी। आबादी से दूर जा चुकी थी। अभी आधे घंटे का सफर बाकी था कि उसकी गाड़ी का टायर बुरी तरह चिरचिराया। उफ खुदाया, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। बाहर निकल कर देखा तो कार का टायर पंक्चर हो गया था। ये तो बहुत बुरा हो गया। वो परेशानी से बुड़बुड़ाई थी। ऐसे कड़े वक्त में वो सिवाय परेशानी से बुड़बुड़ाने के और क्या करती, जब उसके पास एक्स्ट्रा टायर भी मौजूद नहीं था। भाड़ में जाए बॉस और उसकी मीटिंग, मुझे दादा के घर से वाकई नहीं निकलना चाहिए था। इसने खुद को लानत मलामत करते हुए अपने अतराफ का जायजा लिया तो खुशी से इसकी आंखें चमकने लगीं। वो आबादी से कुछ ही फासले पर खड़ी थी। आबादी क्या थी, बस 10-12 मकानात थे। लिंडा के ख्याल में नया आबाद होने वाला इलाका था। मुझे हेल्प जरूर मिल जाएगी, उसने पक्के यकीन से सोचा। चांद पूरा तो नहीं था मगर करीब की तारीखों का जरूर था, सो रास्ते में चलने में किसी किस्म की दुश्वारी नहीं थी। वो बआसानी आबादी तक पहुंच गई। बहुत जल्द ही सुनसान आबादी के इलाके में वो मौजूद थी। तमाम मकानात यहाँ एक दूसरे के फासले पर बने हुए थे। सभी मकानात में बत्तियां गुल थीं, सिवाय एक 2 मंजिला खूबसूरत मकान के। मुझे इसी तरफ जाना चाहिए, उसने रोशनी में नहाए मकान को देखते हुए ख्याल किया। मतलूबे जगह पहुंचकर उसने कॉल बेल बजाई। चंद लम्हों के बाद उसकी आंखों के सामने 27-28 साल का एक आदमी खड़ा था। लिंडा पूरी तरह छिटक गई थी। वो आदमी इस तरह का था कि वो अपनी पलकें झपकाना भूल गई। इंतहाई खूबसूरत आदमी। वो तो बस उसे घूरे जा रही थी। अपनी 24 साला जिंदगी में उसने आज तक इतना हसीन शख्स नहीं देखा था। फरमाइए, वो जिस कदर मुतासिर कुन शख्सियत का मालिक था, उसकी आवाज में उसी कदर उकताहट और बेजारी शामिल थी। लिंडा के ख्याल से वो नींद से बेदार होने पर चिढ़ गया था, या हो सकता है वो मगरूर हो। इसे तो मगरूर होना भी चाहिए। लिंडा ने उसकी खूबसूरती को दिल में सराहते हुए सोचा, फिर झिझकते हुए बोली, मेरी कार का टायर पंक्चर हो गया है, इजाफी टायर भी मेरे पास नहीं है, आप मेरी मदद करें प्लीज। नौजवान ने लिंडा को अंदर दाखिल होने का कहा। कमरे की सजावट और ड्राइंग रूम से लग रहा था कि वो यहाँ पर अकेला रहता है। मैं अभी आता हूँ, आप बैठिए। वो उसे सोफे पर बैठने का इशारा करके निकल गया। वो सोफे पर बैठकर कमरे का जायजा लेने लगी। कुछ देर के बाद वो चला आया। उसके दाएं हाथ में एक अदर टायर होने के अलावा दूसरे हाथ में कुछ जरूरी सामान भी था। लिंडा खड़ी हो गई, माजरत खाहाना लहजे में बोली, तकलीफ देने की माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं। वो बड़ी दिलचस्पी से मुस्कुराया।
तो लिंडा उसकी अदा पर फिदा हो गई। चलिए मैं टायर तब्दील करा दूं, ये कहता हुआ वो तेजी से आगे बढ़ा तो लिंडा ने उसकी पैरवी की। कुछ देर के बाद नया टायर लग चुका था। लीजिए मोहतरमा, आपका काम हो गया है। वो दोनों हाथ झाड़ता हुआ खड़ा हो गया। कार का फ्रंट डोर खोल दिया, जिसका मतलब था कि लिंडा को अपनी मंजिल की जानिब गामज़िन हो जाना चाहिए। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लिंडा ने उसे कहा। क्या आपसे दोबारा मुलाकात हो सकती है? उसकी सांसें खुशी से फूलने लगी। उसने बराबर वाली सीट पर पड़ा हैंडबैग उठाया, उसमें से पेन और पॉकेट साइज डायरी निकाली और फिर फ़ोन नंबर लिखकर उस नौजवान को दे दिया। ठीक है, अब जाओ। यकदम उसका लहजा खुश्क हो गया। वो लंबे लंबे डग भरता अपने मकान के अंदर चला गया, जबकि लिंडा उसे देखती ही रह गई। उसने कांधे उचकाकर गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गई। घर जाकर उसने अपनी दोस्त को बताया कि उसने एक नौजवान से मुलाकात की है जो बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम है। उसकी दोस्त भी ये सभी मामलात बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। अभी वो अपनी सहेली से बातों में मसरूफ ही थी कि उसके फ़ोन पर रिंग होने लगी। उसने बददस्तर हैरत ज़दा होते हुए मोबाइल फ़ोन से लगा लिया और मखसूस अंदाज में बोली, मैं लिंडा बात कर रही हूँ। दूसरी जानिब से नौजवान की खूबसूरत आवाज़ उभरी। अच्छा, तो आप हैं? वो खुश होते हुए बोली, लगता है कि आपने मुझे पहचान लिया है। हाँ, मैं अपने मौसिन को कैसे भूल सकती हूँ, लिंडा ने कहा। थोड़ी देर के बाद दोनों मुलाकात का वक्त तय करने लगे। तय ये पाया कि वो कल उसे 12 बजे के बाद उसके घर में मिलेगी, क्योंकि उसकी दफ्तर से वापसी 11:30 या 11:45 बजे तक होती थी और फिर उसे बिजनेस के सिलसिले में 1 माह के लिए कहीं और जाना था। जाने से पहले वो लिंडा से मिलना चाहता था। सुबह जब वो तैयार होने लगी तो लिंडा की सहेली ने उसे मना किया कि ऐसे अजनबी से मिलना ठीक नहीं होगा। तुम नहीं जानती कि उसके मिलने का मकसद क्या है। इतने वीराने में इतनी रात गए तक जाना कोई दानिशमंदी नहीं है। उसने मुखलिसाना मशवरा दिया तो लिंडा ने उसे ये कहकर चुप करवा दिया कि मैं इसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। हालांकि लिंडा ने कल रात ही कहा था कि उसने रॉबर्ट को पहली बार देखा है। कुछ देर उसकी सहेली उसे तासुफ से घूरती रही, फिर किसी ख्याल के तहत बोली, तुम्हारी मर्जी, मगर फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लिंडा ने उसकी बात पर कोई एतराज नहीं किया। रात को वो दोनों वर्किंग वुमेन हॉस्टल से बहाना बनाकर रुखसत हो चुकी थी। सो वो 12:15 के करीब अपनी मतलूबा जगह पर पहुंची। तुम अंदर जाओ, मैं यहाँ मौजूद हूँ। कि किसी किस्म का खतरा हो तो मुझे कॉल कर लेना। उसकी सहेली बॉक्सिंग चैंपियन मशहूर थी। उसे अपनी ताकत पर बहुत नाज रहता था, मगर जाने क्यों वो अंदर जाने से घबरा रही थी। तुम हद से ज्यादा शकी हो, लिंडा ने हंसते हुए कहा और फिर पुरनूर और रोशनी से भरपूर रॉबर्ट के मकान की जानिब चल दी। उसने कॉल बल बजाई ही थी कि रॉबर्ट ने फौरन दरवाजा खोल दिया। क्या आप दरवाजे से चिपके खड़े थे? लिंडा ने अंदर दाखिल होते हुए मजाक से कहा। यही समझ लो, वो संजीदगी से बोला। मैं सख्त बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और मैं भी तुमसे मिलने को बेकरार थी। लिंडा ने साफ गोई से काम लिया। आओ छत पर चलते हैं, रॉबर्ट ने कहा। मुझे फिजा में गपशप करना अच्छा लगता है, मेरा पसंदीदा मशगला है। वो दोनों छत पर चले आए और बातें करने लगे। ये 14वीं का चांद कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। रॉबर्ट की नजरें रोशनी बखेरते महताब पर ठहर गईं। लिंडा भी दिलचस्पी के साथ पूरे चांद का दीदार करने लगी। 14वीं के चांद की किरणें जब मुझ पर पड़ती हैं तो मैं आपे से बाहर हो जाता हूँ। फिर मुझे कोई होश नहीं रहता, बस मेरे दिमाग पर एक ही बात सवार रहती है। रॉबर्ट ने नजरों का जाविया बदला। लिंडा की सराहीदार गर्दन की फूली फूली रगों को देखते हुए उसने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। उसकी आंखों में सुर्खी के डोरे फैलना शुरू हो गए। आगे के दांत नौकीले होकर बाहर आए। उस वक्त उसका खूबसूरत चेहरा इंतहाई खौफनाक दिखाई दे रहा था। लिंडा उसकी मदहोश कर देने वाली आवाज सुनने में इस कदर मगन थी कि उसे रॉबर्ट में आने वाली तब्दीली का एहसास तक नहीं हुआ, और जब उसकी नजर भयानक और वहशी रॉबर्ट पर पड़ी तो वो बुरी तरह चीखती गई। मकान के सामने खड़ी उसकी सहेली जाने की सोच में गर्क थी
کہ رات کے سناٹے کو توڑتی ہوئی لنڈا کی چیخیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں۔ اس کی تمام تر حسیات بیدار ہو گئیں۔ سیرا نے ہاتھ میں پکڑا موبائل نکالا اور لنڈا کا نمبر ملانے لگی، جبکہ لنڈا کی حالت اب غیر ہو چکی تھی۔ وہ بری طرح کپکپانے میں مصروف تھی۔ رابرٹ کا خوبصورت چہرہ کسی بھیانک بھیڑیے کی مشابہت اختیار کیا ہوا تھا۔ اس کے حلق سے بھیانک آوازیں نکل رہی تھیں جو لنڈا کو مزید خوفزدہ کر رہی تھیں۔ وہ اس کی سمت بڑھنے لگا۔ اسی وقت لنڈا کا موبائل بج اٹھا۔ لنڈا کے سہمے ہوئے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ وہ ہاتھ میں موبائل پکڑ کر رابرٹ کے سامنے لہراتے ہوئے بولی، میری دوست تمہارے مکان کے سامنے کھڑی ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ رابرٹ نے لنڈا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، البتہ وہ ایک دہشت ناک مسکراہٹ لبوں پر لا کر رہ گیا، جس کا مطلب تھا اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ لنڈا نے نیچے بھاگنا چاہا، لیکن افسوس وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکی۔ سیرا نے بند دروازہ بری طرح پیٹ ڈالا، لیکن کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اس نے دیوار اور دروازے کو دیکھا جو حیرت انگیز طور پر اونچے ہو رہے تھے۔ تب اس نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوچا کہ آس پاس بنے کسی گھر سے اسے مدد لینی چاہیے۔ وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی ایک گھر کی طرف دوڑی۔ وہ گیٹ پر پہنچنے کے ساتھ وہ گیٹ پیٹنے کے ساتھ بری طرح چلا رہی تھی۔ اتنے میں ایک معمر آدمی باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں، مگر دروازے پر اجنبی لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ کیا بات ہے لڑکی، کون ہو تم؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سارا کے کچھ نہ بولنے پر اس نے کہا، تم کچھ پریشان معلوم ہوتی ہو، اندر آ جاؤ۔ معمر آدمی نے پرخلوص پیشکش کی۔ نہیں، آپ وہ مکان دیکھ رہے ہیں نا؟ اس نے رابرٹ کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر میری سہیلی آئی تھی، وہ اپنے ایک بوائے فرینڈ سے ملنے آئی تھی، لیکن اندر کچھ گڑبڑ لگتی ہے، آپ برائے مہربانی میری مدد کریں۔ رابرٹ کا گھر؟ وہ آدمی چونکا۔ مگر کیوں؟ رابرٹ کے مکان میں تو طویل عرصے سے تالا لگا ہوا ہے۔ تمہاری سہیلی کیا اس کی کوئی رشتہ دار ہے جو اس سے ملنے آئی ہے، اور تمہیں کس قسم کا خطرہ ہے؟ بوڑھے نے کہا۔ رابرٹ نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی، وہ تیزی سے کہنے لگی، مگر دیکھیے باتوں میں وقت ضائع مت کیجیے، جلدی سے میرے ساتھ چلیے۔ اوفو لڑکی، تم نہ جانے کیا کہہ رہی ہو، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ آدمی نے جھنجھلا کر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، رابرٹ کسی کو بھلا کیسے دعوت دے سکتا ہے؟ اس کے انتقال کو تو 10 ماہ گزر چکے ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ چیخنے لگی۔ آپ دیکھیے اس کا مکان اندر سے کتنا زیادہ روشن ہے۔ آدمی نے پھیلے تاریکی میں ڈوبے مکان کی طرف دیکھا تو پھر ناگواری سے گھورتے ہوئے بولا، مجھے تو تم پاگل لگتی ہو لڑکی، ذرا آنکھیں پھاڑ کر دیکھو۔ سارا نے رابرٹ کے مکان کی طرف دیکھا جہاں واقعی مکمل اندھیرے کا راج تھا۔ چلو بھاگو یہاں سے۔ آدمی نے اسے ڈپٹ کر دروازہ بند کیا۔ سارا گرتے پڑتے کار کی جانب بڑھی۔ وہ یہاں سے جلد از جلد روانہ ہونا چاہتی تھی۔ وہ لنڈا اپنی سہیلی کو یاد کر کے آج بھی بہت پریشان ہوتی ہے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے تک وہ ذہنی مریضہ رہی تھی، لیکن اس کے بعد ڈاکٹروں کے علاج کے بعد لنڈا کچھ بہتر ہو گئی۔ اس نے یہ واقعہ لنڈا اپنے سب ملنے والوں کو یہ واقعہ سناتی ہے، لیکن سب اسے پاگل سمجھ کر اس واقعے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔